की लेक्चर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे कि कोई हमारे पास में एक अचालक गोला रहेगा, उस अचालक गोले के कारण है वो विद्युत विभव कितना होगा। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने चालक गोले के कारण जो विद्युत विभव होता था हमारे, जब बिंदु P बाहर स्थित हो, जब बिंदु P सतह पर स्थित हो और जब बिंदु P अंदर स्थित हो, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम अध्ययन करते हैं कोई हमारे पास में क्या है, एक अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव वो कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे पहले तो हमारा पहला कंडीशन क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा, जब बिंदु P कहां पर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो। तो लिखेंगे जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, अब अगर ऐसा लिखेंगे तो फिर बताओ क्या करेंगे, R और R में कैसे संबंध लिखेंगे। जब गोला P बिंदु बाहर स्थित होगा, चलिए ना, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा तो जो आपका R होगा वो क्या होगा, कैपिटल R से क्या होगा, ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पर अचालक गोला बनाते हैं, ये आपके पास में अचालक गोला है। अब बताओ इसको हमने आवेशित किया, ठीक है, आवेशित अचालक गोला है, आवेशित अचालक गोला। अब जो चालक होता है, चालक पर तो चालक को जब हम आवेश देते हैं तो एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। लेकिन अचालक जो गोला होता है, अचालक गोले के पृष्ठ पर वितरित ना होकर कहां पर वितरित होता है, उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। ये हमने जो हमारा गाउस प्रमेय वहां पर था, वहां पर दूसरा जो चैप्टर था उसमें हमने निकाला था ना, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर काम आएगा। तो देखो यहाँ पर ये आपका अचालक गोला है, जब इसको आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश क्या हो जाएगा, इसमें एक समान रूप से इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो ये इसका प्लस क्यू आवेश दिया तो ये एक समान रूप से वितरित हो गया। अब ये इसकी त्रिज्या कौन सी होगी, आपकी कैपिटल आर होगी। इस में इसके गोले के मध्य बिंदु से वो कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु पर, इस बिंदु पर हमारे को क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बताओ हम इस बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ज्ञात करने के लिए विद्युत विभव कैसे ज्ञात होता है, कार्य मतलब W/Q से। W कैसे कार्य होगा, W होता है आपका AP इंटू जो भी dx होगा या जो भी x होगा वहां पर, और AP क्या होगा, जो आपका AP बराबर EQ होता है। तो बिल्कुल आसान है ना। तो वो तो इतना सारा हम करेंगे नहीं, हम फटाफट से क्या लिख लेंगे भाई, हमने विद्युत जो विभव उसकी परिभाषा पढ़ी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत विभव की परिभाषा से। तो विद्युत विभव की परिभाषा से क्या होगा, परिभाषा से होगा कि आपके पास में क्या है, V बराबर क्या होता है, माइनस का अनंत से स्मॉल r। पहले ये लिखेंगे ना भाई, हम अनंत से कोई एक Q नोट आवेश लेकर आएंगे, जो कहां तक लेकर आएंगे, स्मॉल r दूरी पर तक लेकर आएंगे। और यहाँ पर क्या लिखूं, E dr। ये देखो समझ आ गया होगा, ये आप हमने यहाँ पर क्यों लिखा है। अगर नहीं समझ आया तो जो पीछे वाले वीडियो लेक्चर है उनको फिर से देख लो, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब देखो हमारे को क्या करना है, यहाँ पर E का मान चाहिए। तो बताओ अचालक गोले के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब ये दो वो जो शुरुआत में पढ़ा था हमने दूसरे चैप्टर के अंदर, वो काम में आ रही है यहाँ पर। तो आपके पीछे के कॉन्सेप्ट आपको क्या रखने, क्लियर रखने हैं। तो बताओ कितना होता है, अचालक गोले के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। मान लो आप भूल गए, भूलना तो नहीं है, फिर भी मान लो भूल गए हैं, क्या पता दिमाग ऐसा ही है हमारा, तो हम तो भूल जाते हैं बहुत जल्दी, हैं याद ही नहीं रहता है। तो अगर मान लो भूल गए तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया था वही 3 बातें, कौन सी बातें दिमाग में आ गई होगी, है कि सर तो बोल बोल के थकते ही नहीं है कि हर बार 3 बात याद रखने हैं। पहली बात कौन सी है कि सबसे पहले है आपका आवेश का वितरण। दूसरा आपका कौन सा होता है, देखना होता है आपको गाउस प्रमेय में आप Q का मान रख दोगे आवेश वितरण से, और फिर आप क्या कर दोगे, जो आपका फाई बराबर EDS cos थीटा है वहां से आप क्या निकालोगे, फाई का मान निकालोगे, दोनों फाई को कंपेयर कर दो, आपके पास आंसर आ गया ना, आसान है ना। तो यहां से उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते। अब हमें तो पता है यहाँ पर, ठीक है, कितना होता है, Q/R होता है विद्युत विभव, तो सॉरी विद्युत क्षेत्र Q/R² होता है। तो यहाँ पर रख देते हैं यहाँ पर मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस का इनफाइनाइट टू R, और E का मान रखो, E का मान क्या होगा, Q/R² और dr। समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस का इनफाइनाइट टू R, Q बाहर आ जाएगा क्योंकि वो क्या आपका है, एक अचर राशि है। तो 1/r² dr। अब बताओ 1/r² का समाकलन क्या होगा, 1/r² का समाकलन मैंने बताया था क्या होगा, 1/r² का समाकलन होगा माइनस का 1/r। क्या होगा, माइनस का 1/r। कैसे हुआ, R को ऊपर लेकर जाओ तो R की पावर -2,
और r की पावर -2 मतलब समाकलन ऑफ x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 बटा n+1, उसी प्रकार से हो जाएगा। तो इसका समाकलन हो गया -1/r। ये हमने करवा दिया ना यहाँ पर, अगर नहीं पता चल रहा तो पीछे वाले वीडियो में जाके देख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस का kq, इसका समाकलन हो जाएगा -1/r, और कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू r। अब देखो आगे v बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसको प्लस कर दो। तो यहाँ पर क्या आ गया kq। अब क्या रखते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट, तो ये तो माइनस गायब हो गया ना, ये माइनस माइनस, तो इसको आपको रखना नहीं है एक बार, ठीक है। अभी आपने प्लस कर दिया इसको, तो यहाँ पर पहले r को रखो, तो 1/r, फिर माइनस, जब भी नीचे वाली लिमिट लगाएंगे क्या लगाएंगे, पहले माइनस। अब रखो इनफाइनाइट को, तो 1/इनफाइनाइट, तो ये कितना हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है, कल बताया था आपको। तो कहने का मतलब v बराबर कितना आ गया आपका, kq/r, kq/r। और यही आपका चालक गोलेकरण आया था, ठीक है। तो वैसे विद्युत क्षेत्र भी हमारा सेम आया था भाई। चालक गोले के कारण जो दो बिंदु थे शुरुआत के, उन पर हमारा जो चालक गोले के कारण और अचालक गोले के कारण, दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो समान है। तो बस अंतर किस में होता है, जब बिंदु P है वो क्या होता है, अंदर स्थित होता है। तब चालक गोले में तो क्या होता है, अंदर आवेश नहीं होता है, इसलिए वहां पर अपना विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, बिल्कुल आसान रहता है। जबकि जो अचालक गोला है उसमें आवेश होता है, तो हमारे को आवेश पहले तो उसके अंदर देखना पड़ेगा, जो हम गाउसी पृष्ठ बनाएंगे कि उस गाउसी पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होगा। क्योंकि गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश क्यों देखते हैं भाई, गाउस ने अपना प्रमेय दिया था ना, क्या प्रमेय दिया था, गाउस के प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है ना, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपका, जो उसमें उपस्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये आपको कहां पर मिल गया, जो ये v है वो कहां पर मिला आपको, आउट में मिला, ठीक है, v आउट लिख सकते हो यहाँ पर। अब बताओ मेरे को, अगर बिंदु P, तो सेकंड कंडीशन हो जाए कि बिंदु P कहां पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो। बिंदु P सतह पर स्थित हो, तो बिंदु P अगर सतह पर स्थित होगा तो क्या होगा, सतह पर स्थित होगा तो सीधी बात है r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। भाई P यहाँ पर स्थित हो गया, इसका मतलब r और स्मॉल r बराबर होगा, तो यहाँ पर बस यहाँ पर रख दो। v कितना हो जाएगा आपका, सतह पर कितना हो जाएगा, सरफेस पर कितना हो जाएगा, kq/कैपिटल R। कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं कंफ्यूजन भाई, 3-4 बार पढ़ चुके हैं, हमें विद्युत क्षेत्र में पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है, इनमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट इसका बचता है कि जब बिंदु P गोले के कहां पर स्थित हो, अंदर स्थित हो। अब यहाँ पर गड़बड़ होगी हैं, अब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो आसान हो रहे थे, हमने पहले कर रखे थे हैं, बस फटाफट से यहाँ पर करने दे। तो देखो, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, अंदर, तो ये रहा आपका गोला। इसको क्या दिया हमने, आवेश दिया इस प्रकार से, प्लस आवेश दिया, तो प्लस आवेश क्या हो गया, इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। ये आपके कैपिटल R। अब आपका बिंदु P अंदर स्थित है इस प्रकार से, तो ये स्मॉल r दूरी पर है। तो आपको इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आपको क्या वितरण देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा ना, तो वितरण देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे विभव की, विद्युत विभव की परिभाषा से। हमारे को तो विद्युत क्षेत्र पता है, विद्युत क्षेत्र पता है, तो हम वो सारे क्यू निकालेंगे हम। तो विद्युत विभव की परिभाषा से क्या होता है, v बराबर क्या होता है, माइनस का इनफाइनाइट टू r और e d r, यही होता है, ये होता है क्या। लेकिन इस बार ये नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई, हम आवेश को सीधा अनंत से उठाकर, यहाँ पर अनंत था, क्यू नोट जो भी आवेश होगा उस आवेश को सीधा अनंत से उठा के r बिंदु पर यहाँ पर कैसे लेकर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने कल ही बताया था कि पहले क्या करना पड़ेगा, बाहर से आ रहे हो तो सीधे घर के अंदर थोड़ी घुस सकते हो, पहले तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना, खोलना पड़ेगा ना, इससे खुला नहीं रहेगा। आप बाहर जाओगे तो खुला छोड़ के थोड़ी जाओगे, तो घर के अंदर आओगे तो पहले बाहर से आओगे तो आपको गेट खोलना पड़ेगा, फिर ही अंदर जा सकते हो ना, ऐसे अपना सीधे थोड़ी जा सकते हो हैं, कि आप मिस्टर इंडिया थोड़ी बन जाते हो कि बस हम तो घुस गए वहां पर, हम किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, जो आवेश है उसको अनंत से कहां पर लेकर आना पड़ेगा, सतह पर लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप विद्युत विभव की परिभाषा से क्या लिखोगे कि v बराबर क्या होगा, माइनस का, पहले आवेश को कहां पर लेकर आओगे, इनफाइनाइट टू कहां तक, कैपिटल R तक, और क्या हो जाएगा, e dr। विद्युत क्षेत्र तो समान ही रहना भाई, ये तो सब में प्लस है तो विद्युत क्षेत्र समान रहेगा। फिर प्लस करके भाई आपको जोड़ना है ना भाई, ये इसमें जितना आपका मतलब विभव है और इतना यहाँ पर जो इतना विभव वो जोड़ोगे तभी तो आपको p इस बिंदु परिणाम में मिलेगा ना, तो प्लस करके। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, माइनस भी तो होता है ना,
तो उसको आप कोष्टक में बंद कर दो। अब आपको कहां से आप आवेश को अनंत से इस सतह पर तो लेकर आ गए, अब आपको इस सतह से कहां पर जाना है, इस सतह पर जाना है आपको P बिंदु पर। असल में विभव है क्या, विभव एक कार्य है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। भाई वहां पर विभव की बात करें तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो इसका मतलब हमारे को आवेश को पहले अनंत से इसको सतह पर लेकर आना पड़ेगा, फिर सतह से हम उसको कहां पर लेकर जाएंगे, जो P बिंदु वहां तक लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, कैपिटल आर से क्या लिख दूं मैं, स्मॉल आर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर ई डी आर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस का, अब रखते हैं यहाँ पर मान इनफाइनाइट टू आर। बताओ अब ये क्या है, सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, उसका तो मान मैं सीधा लिख देता हूँ। भाई ये क्या है, ये जो है ये क्या आपका सतह पर विद्युत विभव तो है ना, सतह पर विद्युत विभव, या तो आप मान रख लो यहाँ पर ई का मान रखोगे Q/R रखोगे, ये सारे मान रखोगे तो आपका अंत में आने वाला क्या है, KQ मतलब KQ/R ही आने वाला है ना। KQ ई का मान KQ/R इसको रखोगे, क्योंकि बाहर क्या होता है आपका यही होता है ना, तो फिर आपका मान क्या आने वाला है KQ/R, तो KQ/R फिर माइनस आ जाएगा ना, फॉर्मूले के अंदर माइनस है। अब देखो माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या ई का मान, अब अंदर एक चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये गड़बड़ हो गई। अब ये आपको पता होना चाहिए, चालक गोले के अंदर है वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, नहीं पता ना, नहीं पता तो आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर जिसको पता है उसके लिए तो अच्छी बात है, उन्होंने पता कर रखा है, और कैसे करना है वो भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखा करो। तो जिसको पता है वो बताओ कितना होगा फटाफट से, कि कैपिटल आर से स्मॉल आर कितना होगा, ई का मान बताओ, ई का मान होगा आपका KQ स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर या आर क्यूब, तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। V बराबर KQ अपॉन आर माइनस का, अब यहाँ पर जो अक्षर है उसको बाहर निकाल दो। अक्षर कौन कौन है यहाँ पर, कौन कौन बदमाशी कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आर जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर यहाँ पर उसका समाकलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डी के साथ में कौन आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। इसका मतलब जब भी डी के साथ में जो भी आए उसी का समाकलन होता है। तो यहाँ पर है वो मतलब कौन कौन किसका समाकलन होगा, केवल स्मॉल आर वालों का समाकलन होगा, बाकी जितने भी उनका समाकलन नहीं होगा वो कहाँ पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इनको सबको बाहर निकाल दो, कौन कौन बाहर आ जाएंगे, KQ और अपॉन क्या आ जाएगा R क्यूब, और यहाँ से क्या हो जाएगा R से स्मॉल r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा RdR, कुछ ऐसा ही आएगा RdR, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ से V बराबर KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R क्यूब, और यहाँ से क्या हो जाएगा देखो इसका समाकलन करते हैं, तो ये क्या R की पावर 1 है, R की पावर 1 dr का क्या होगा, R की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 मतलब R स्क्वायर बटा 2, ये होने वाला ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, इनटू R स्क्वायर बटा 2, और लिमिट कहां से कहां तक है, स्मॉल r से कैपिटल R। अब देखो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, KQ को कॉमन ले लो ना, तो KQ कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R क्यूब, फिर इसी के साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर इनटू करके, पहले इसको लिखो क्या आ जाएगा, पहले R वाली लिमिट रखो तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर बटा 2, और फिर नीचे वाली लिमिट रखो तो माइनस आएगा, माइनस का कैपिटल R स्क्वायर बटा 2। इतना समझ में आ गया ना, चलो समझ में आ गया तो आगे करते हैं। देखो V बराबर कितना हो जाएगा KQ, अब देखो यहाँ पर अब क्या करें हैं, इसको गुणा करवा देते हैं माइनस वाले को, तो 1 अपॉन R माइनस इसको गुणा करो 1 अपॉन R क्यूब को, इसके साथ गुणा करवाए तो क्या आएगा R स्क्वायर और अपॉन 2R क्यूब, ये आने वाला है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस, फिर ये 1 अपॉन R क्यूब इससे गुणा होगा, तो इससे गुणा करवा दो तो क्या आएगा R स्क्वायर बटा R क्यूब इंटू 2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा V बराबर KQ, अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ से कौन कट रहा है R स्क्वायर आएगा, कितने बार क्या बचेगा, केवल एक R बचेगा तो 2R। अब जो लेसे आ रहा है उसको लेसे को ले लो, तो लेसे कितना आएगा बताओ, लेसे आ जाएगा आपका कितना 2R क्यूब ले लो या कुछ 2R ले लेते हैं, ठीक है 2R क्यूब ले लेते हैं जो भी, ठीक है 2R क्यूब ले लेते हैं। तो 2R जब क्यूब लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इसमें भाग दो तो ऊपर क्या आ जाएगा 2R स्क्वायर, तो ये आने वाला ना, लेसे लेना आता है आपको 2R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस करके, यहाँ पर कितना आ गया तो कैंसिल हो गया मतलब R स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे कितना आ गया प्लस करके,
2r से कैंसिल हो गया, मतलब क्या 2 से 2 कैंसिल हो, मतलब ऊपर क्या आएगा केवल r स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया आपका विद्युत विभव, ये कितना हो गया 2r स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना 2r स्क्वायर, और r स्क्वायर कितना हो गया 3r स्क्वायर, ये आप 3r स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका, जब बिंदु P है वो गोले के कहां पर हो, अंदर स्थित होता विद्युत विभव। समझ में आ गया आपको, ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान रखना है, पहले तो ऐसे लिखना है भाई, हैं, फिर क्या करना है आपको, जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान रखना पड़ेगा, जो मान पता होना चाहिए आपको, क्या होता है कि QR अपॉन R क्यूब, ये भी पता होना चाहिए, ऊपर स्मॉल r आएगा, है नहीं तो बहुत मतलब होशियार बन रहे हो तो ऊपर क्या लिख देते हो, कैपिटल R लिख देते हो, तो ये भी गलती हो सकती है। फिर हमने बिल्कुल आसान तरीके से किया, जैसे लेना आपको अच्छे से आने चाहिए, और अंत में हमारा क्या आ गया, विद्युत विभव आ गया आपको। तो चलो ये हो गया आपका किसी भी अवस्थित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अब हमारे जो इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक बचता है वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो उसको करते हैं हम। देखो, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, देखो, ठीक है। आवेशों का निकाय, निकाय मतलब क्या होता है, निकाय मतलब 2-3 आवेश या 3-4 आवेश, मतलब बहुत सारे जब आवेश क्या आ जाते हैं किसी एक जगह पर आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आवेशों का निकाय कहते हैं, ठीक है। दो एक जगह पर जब बहुत सारे, जैसे भाई एक जगह पर बहुत व्यक्ति खड़े हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से जब एक बहुत सारे क्या आ जाते हैं, आवेश आ जाते हैं एक साथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निकाय बोलेंगे, ठीक है। तो अब आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, क्या क्या चीज होगी। किसी आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो तो द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है उसके हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो अब किसी निकाय की है वो क्या है, किस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा होगी। तो कोई निकाय क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, किसी एक आवेश को या एक से अधिक आवेश को अनंत से उठाकर उसको कहां पर लेकर आएंगे, किसी एक बिंदु तक किसी निकाय में लेकर आएंगे, तब वहां पर जो निकाय में लाने पर जो उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाएगी उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी बात समझो कि आवेश रहेगा अनंत पर, 1 2 3 4 5 6 जितने भी है, ठीक है, आवेश अनंत पर पड़े थे, उनको हमने सबको क्या किया, उठा के उसको कहां पर लेकर आए, किसी एक निकाय में लेकर आए, या उनके आने से निकाय बन गया ऐसे मान लो, या किसी बिंदु तक लेकर आए, तो हमने अनंत से आवेश को उठाया और किसी बिंदु तक लेकर आ गए और उसको वहां पर रख दिया। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमारे को क्या करना पड़ा, कुछ कार्य करना पड़ा, वो कार्य करने से हमारी ऊर्जा में कमी हुई, और वो ऊर्जा की कमी में पहले तो किसके रूप में आई थी, जब लेकर आ रहे तो गतिज ऊर्जा के रूप में आ रही थी, फिर जैसे उसको रख दिया किसमें संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा में। अब वो किसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हुई, भाई निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित हुई ना, तभी तो सारे आवेश एक जगह पर पड़े हैं ना। अगर किसी के पास में स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, इसका मतलब स्थिर नहीं रह सकती, और हम बोल रहे हैं आवेश को एक जगह से दूसरी रख दिया, और हम भी पढ़ भी क्या रहे हैं, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, तो आवेश तो क्या रहना है, स्थिर रहना है ना, गति तो कर ही नहीं सकता यहाँ पर। तो इसका मतलब ये निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि निकाय की अगर आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं, सभी आवेशों का हम निकालते हैं कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास में दो आवेश लेंगे तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, मान लो अनंत पर कोई दो आवेश है Q1 Q2, ठीक है। अनंत पर क्या है आपके पास में, दो आवेश है Q1 और Q2। तो मान लो ये आपका एक निकाय बनने वाला है या बनना चाह रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है, मतलब एक निकाय है यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारे को आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो हम यहाँ पर पहले लेकर आएंगे Q1 आवेश को, पहले क्या करेंगे, Q1 आवेश को लेकर आएंगे। तो जब हमने इसको Q1 आवेश को लेकर आए तब हमारे को कितना कार्य करना पड़ेगा वो बताओ मेरे को। जब हम Q1 आवेश को इस जगह पर लेकर आएंगे तब हमारे को कितना कार्य करना पड़ेगा। भाई हमने इसको उठाया, यहाँ पर कुछ कार्य नहीं होगा। कार्य कब होता है, एक चीज बताओ मेरे को, कार्य कब होता है, जब क्या होता है, बल लगता है, और बल लगने के साथ साथ में क्या होता है, विस्थापन होता है, तभी क्या होता है, कार्य होता है ना, तभी होता है ना कार्य। और अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, जैसे बल हमारे को क्यों लगाना पड़ता है, भाई हमें बल क्यों लगाना पड़ता है किसी कार्य करने के लिए, हमें इसलिए बल लगाना पड़ता है क्योंकि सामने से भी बल लगता है। जैसे कोई आपके पास में
एक बड़ी वस्तु है, उस बड़ी वस्तु को आप फर्श पर आप मतलब धक्का दे रहे हो, तो आप उसको आगे से धक्का दे रहे हो, क्यों देना पड़ रहा है आपको धक्का, क्या जरूरत थी आपको धक्का देने की? क्योंकि सामने से क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है ना, घर्षण बल, तभी तो करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, कोई आपको आवेश दिख रहा है यहाँ पर, कहीं पर आवेश दिख रहा है क्या? कोई आवेश नहीं है ना। तो क्या जब हम Q1 को लेकर आएंगे तब यहाँ पर कुछ ना कुछ कोई बल लगेगा, किधर से भी कोई बल लगेगा नहीं, यहाँ पर तो आसपास में कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब जब Q1 को लेकर आएंगे यहाँ तक इस निकाय में, तब हमारे को कुछ कार्य करना पड़ेगा क्या? कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सामने कुछ बल ही नहीं है, बल नहीं है तो कुछ कार्य होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Q1 आवेश को लेकर आएंगे तो उसको परेशान करने वाला आगे है ही नहीं कोई, तो परेशान करने वाला नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा वहां पर। मतलब जब Q1 आवेश को लेकर आएंगे तब वहां पर हमारे को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से आएंगे और उसको रख देंगे, है। तो यहाँ पर ये जो है वो सारी चीजें हैं, वो कैसे हुई आपकी भाई, ऐसे देखे तो भाई ऐसे तो होता है कि भाई जैसे मैंने पहले भी उदाहरण बताया था W बराबर FS cos थीटा, तो वहां पर आपका कार्य शून्य होता है, लेकिन असल में कार्य शून्य थोड़ी होता है। तो यहाँ पर भी अगर कार्य शून्य है तो असल में कार्य थोड़ी शून्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या रहेगा आपका शून्य है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर इसकी ऊर्जा में कोई संचित है, इसकी ऊर्जा मतलब संचित नहीं होगी, ऊर्जा में हमारी कमी हो जाएगी, लेकिन वो हमारी ऊर्जा में कमी इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सामने उसके सामने कोई बल ही नहीं है, इसलिए संचित नहीं होगी। हमारी ऊर्जा वो किसी अन्य रूप में वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये बात है यहाँ पर। तो जब हम Q1 आवेश को लेकर आएंगे तो Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं W1 है वो, और वो किसके बराबर है आपका? 0 के बराबर है, कोई कार्य नहीं, मतलब कोई आवेश नहीं है यहाँ पर, तो 0 होगा। अब देखते हैं Q2 आवेश को, Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब देखो, अब यहाँ पर आपको पता चलेगा Q2 आवेश को लाने में किया गया, Q1 तो आ गया ना भाई, यहाँ पर Q1 तो आ गया ना, चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर Q1 आवेश आ गया Q1 आवेश। अब Q1 आवेश आ गया, अब हम Q2 को उठा कर लेकर आएंगे तो क्या W2 भी आपका 0 होगा? क्या मैं ये से लिख दूंगा W2 बराबर 0? लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर एक Q1 आवेश है। अब चाहे उसकी प्रकृति प्लस हो चाहे माइनस हो, बल तो लगेगा ना वहां पर, चाहे आकर्षण लगे चाहे प्रतिकर्षण लगे, बल तो लग रहा है ना, सामने से बल लग रहा है, इसका मतलब वहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब हम Q2 आवेश को लेकर आएंगे तो इसके कारण हमारे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम एक आवेश को किसी बिंदु से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो वहां पर अगर हमारे को कार्य चाहिए, ठीक है, तो हमारे को कार्य चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर इसका Q1 का विभव कितना होगा भाई, Q1 आवेश है तो उसका विभव कितना मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, V1 है, इसका विभव V1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम Q2 आवेश को लेकर आएंगे, इस मतलब Q1 जगह, या ऐसे मान लो एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, तो जो मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे तो इसका कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य होगा हमारा W2, और वो किया गया कार्य किस में संचित हो जाएगा, वो इन दोनों के संचित क्या, वो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ, इस Q2 आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो विभवांतर में परिवर्तन है उसी के बराबर। चलो मैं बता देता हूँ क्या हुआ, कि यहाँ से Q2 को लेकर आएंगे Q1 की जगह, तो क्या हो जाएगा आपका विभवांतर कितना आ जाएगा, यहाँ पर विभवांतर V बहुत ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर V1 माइनस का यहाँ पर कितना होगा V इनफाइनाइट, और वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, वो बराबर होगा W2 के। भाई कार्य तो W2 के रूप में हुआ ना, यहाँ पर ये विभव में अंतर आया है, तो ये विभव में अंतर है, वो W अंतर है वो किस में संचित हो जाएगा, W2 के रूप में संचित हो जाएगा। तो W2 बराबर W2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, आवेश कौन जाएगा Q2 का मतलब ऊर्जा आ रही है ना, तो ये पर क्या जाएगा Q2। अब बताओ V इनफाइनाइट अनंत पर जो विभव है वो कितना होता है, शून्य होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका V1 बराबर आ जाएगा W2 अपॉन Q2, कहने का मतलब W2 कितना आ गया V1 Q2, तो W2 आ गया आपका V1 Q2। अब इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि भाई W2 है, जब Q2 आवेश को Q1 यहाँ तक लेकर आएंगे, क्योंकि Q1 पहले से यहाँ पर बैठा है, इसलिए Q1 क्या करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, वो फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने की वजह से वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। वो कार्य होगा हमारा W2, और W2 किसके बराबर होगा, विभव है आपका किसका आएगा, विभव तो इसका ही है ना, यहाँ पर V1 है, V2 कैसे लिख सकते हैं, V2 तो विभव हमारे को मिले नहीं, क्योंकि हमने आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ पर अभी लेकर नहीं आए थे ना, तो यहाँ पर V1 और इनटू क्या आ जाएगा Q2 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आगे आएंगे उनमें भी काम आएगा। तो हमारा टोटल कार्य किसके बराबर होगा, संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य
क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण कार्य हो जाएगा W बराबर W1 प्लस का W2, और ये क्या आ जाएगा आपका W बराबर W1 0 है प्लस W2 है V1 Q2, और यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा V1 Q2, और यही किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगा, जैसे यहाँ पर Q1 Q2 आ गया, ये क्या बन गया निकाय हो गया, और यही किया गया कार्य V1 इंटू Q2 किसमें संचित हो जाएगा, इसकी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो दो निकायों के दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है V1 Q2, तो ये किसमें किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में, मतलब U बराबर क्या हो जाएगा V1 इंटू Q2। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि आवेश Q1 को लेकर आएंगे तब कोई यहाँ पर कार्य नहीं होगा क्योंकि कोई आवेश नहीं है, Q2 को लेकर आएंगे तो Q1 के पास में विभव है, भाई विभव है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी तो होगा ना, क्योंकि V बराबर क्या होता है EDR वहां पर होता है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र होगा आपका, तो इसका मतलब विभव होगा तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, इस वजह से यहाँ पर बल लगेगा, तो हमने यहाँ पर V1 लिखा है, और ये आ गया आपके दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब ये तो दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ गई हमारे पास में। अब अगर मान लो दो आवेशों के अलावा बहुत सारे आवेश हो तब क्या करेंगे हम, तो उसके लिए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारे पास में बहुत सारे आवेश होंगे तब वहां पर जो स्थितिज ऊर्जा वो कितनी आएगी, उसके लिए देखो दो हटा देंगे, बस आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा याद कर लेते हैं। तो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा मतलब एक हमारे पास में अनंत है, अनंत पर हमारे पास में Q1 Q2 Q3 ऐसे करते करते कहां तक Q4 ऐसे करते करते कहां तक आवेश है Qn है, उनको वो कहां तक लेकर आना है, एक निकाय में लेकर आना है, ठीक है। तो पहले हमारे को भाई इसकी स्थितिज ऊर्जा देखनी है, तो हमारे को क्या देखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, और वो कार्य किसमें संचित हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले Q1 को लेकर आते हैं, तो Q1 को जब यहाँ से यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है, Q1 को यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे, तो बताओ W1 कितना होगा आपका, W1 कितना आएगा, W1 कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है आपका, कोई भी आवेश नहीं है, तो Q1 यहाँ पर आ गया, क्योंकि W1 कार्य हो गया, तो Q1 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम W2 निकालते हैं, मतलब Q2 आवेश को मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लेंगे। Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा बताओ, इसका जो विभव होगा V1, तो V1 इंटू क्या हो जाएगा Q2, और कैसा है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो विभव V इनफाइनाइट और यहाँ पर जो V1 है उसके विभवांतर के अंतर के बराबर है, वो यहाँ पर क्या होगा आपका कार्य होगा आवेश, ठीक है। यह आ गया V1 इंटू Q2, देखो W2 बराबर V1 इंटू Q2। अब यहाँ पर Q2 आवेश भी आ गया है, तो इसका मतलब Q2 आवेश आ गया, तो इसका विभव भी क्या हो गया आपका V2 हो गया। अब हम आवेश लेकर आते हैं आपका कौन सा Q3, तो जब हम Q3 आवेश को लेकर आएंगे तो इस बार वो दो गड़बड़ कर रहे हैं, दो आवेश, एक Q1 भी Q2 भी, Q1 का भी कुछ विभव लगेगा, Q2 का भी कुछ विभव लगेगा, जो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो लगाएगा। इसका मतलब इस बार जब हम Q3 को लेकर आएंगे तो Q3 को लाने पर यहाँ पर Q1 भी और Q2 भी दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर बल लगाएंगे, इस वजह से हमारे को अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो वो किसके बराबर होगा, पहले तो हम इसका कार्य निकालें, भाई Q1 कितना कार्य करेगा, तो Q1 है वो कितना कार्य करेगा इस Q3 पर, तो वो कितना कार्य करेगा, Q1 कार्य करेगा V1 और इंटू कौन सा आवेश पर कर रहा है, Q3 के पर कर रहा है, तो यहाँ पर Q3, यहाँ पर Q1 नहीं लिखना है, ठीक है। आप Q1 पर कार्य ज्ञात थोड़ी करो, आप तो Q3 पर कार्य ज्ञात करो, और वो Q3 पर कार्य ज्ञात कर रहे हो और आप लिख रहे हो कि Q1 ने कितना कार्य किया, तो Q1 ने V1 कार्य किया। भाई असल में कार्य क्या विभव है ना, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले के रूप में लिखना तो ऐसे लिखेंगे ना, तो Q1 ने कितना कार्य किया, V1 कार्य किया, बस ये लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर प्लस करके, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, गुणा थोड़ी करेंगे, भाई इतने इसने कार्य इतना इसने कार्य किया, तो यहाँ पर Q2 ने कितना कार्य, Q2 ने कार्य किया V2, और किस पर किया, Q3 पर किया। समझ आ गया। चलो और देखते हैं एक बार W4, अब यहाँ पर Q3 भी आ गया है, तो इस बार Q3 आ गया निकाय में, तो अब यहाँ पर V3 भी हो गया। तो जब अब हम क्या करेंगे, Q4 को लेकर आएंगे, तो जब Q4 को लेकर आएंगे तो यहाँ पर कितने आवेश बैठे हैं, 3 आवेश बैठे हैं, तीनों क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे। पहले यहाँ पर क्या करेगा, Q1 कार्य करेगा, तो Q1 कितना कार्य करेगा, V1 इंटू किस पर कार्य कर रहा है, Q4 पर, प्लस यहाँ पर फिर कौन करेगा, Q2 करेगा, कितना कर रहा है, V2 किस पर कर रहा है, Q4 पर, प्लस V3 और इंटू Q4 पर। ये आपको क्रम ध्यान रखें। ऐसे आगे W5 W4 आप कर सकते हो, 6 7 8 n तक कर सकते हो यहाँ पर। तो अब हम याद कर लेते हैं संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य। तो संपूर्ण कार्य कितना होगा, इन सभी आवेशों को लाने में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। संपूर्ण आवेशों को लाने में किया गया कार्य किसको हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस है W2 प्लस है W3 प्लस करते करते इसे कहां तक आ जाएगा, Wn तक आ जाएगा। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, तो W1 का मान, तो W1 का मान कितना है 0 है, प्लस W2 का मान, W2 का मान कितना हो जाएगा आपका, W2 का मान हो जाएगा V1 Q2। अब V1 का मान आप लिख लो ना, V1 कितना आएगा,
एक कोई बिंदु आवेश का कितना विभव कितना था, के क्यू कौन आ रहा था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के क्यू, क्यू कौन सा होगा V1 के लिए, V1 बराबर क्या होगा के Q1 अपॉन R, ये होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के Q1 Q2, और R कौन सा आ जाएगा भाई, यहाँ पर Q1 Q2, तो यहाँ पर R लिख दोगे R12। समझा ना कैसे किया, बस यहाँ पर V1 का मान रखा है, V1 का मान क्या होगा के Q1 अपॉन R1, लेकिन यहाँ पर 2 भी है आवेश, इसलिए यहाँ पर R12 लिख दिया भाई। फिर प्लस करके अब देखो W3 कितना होगा आपका, इसका मान रख दो, W3 इसका मान रख दो, आ जाएगा आपका के Q1 Q3, अब यहाँ पर Q1 Q3 है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे R13। फिर इसी के साथ में यहाँ पर प्लस करके ये लिख दो, क्या हो जाएगा के Q2 Q3, और यहाँ पर 2 3 आया तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 2 3, फिर प्लस करके ऐसे करते करते आप आगे लिखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा के, देखो यहाँ पर चलो इसको आगे यहीं तक करते हैं, ठीक है, इसका एक कारण है यहाँ पर अभी देखेंगे। तो ये इस प्रकार से आपके ऐसे आगे चलता जाएगा। अब देखो इसको हम शॉर्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसको समीशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये समझ लो यहाँ पर ये किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगा, अस्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर यू लिख देता हूँ उसको, यू किसके बराबर आएगा, यू बराबर होगा आपका समीशन ऑफ के बाहर लिख लेते हैं, एक समीशन करना नहीं है, के क्यू आई कैप और क्यू जे कैप अपॉन आर आई कैप और आर जे कैप, आई कैप बराबर 1 और जे कैप बराबर 2, ठीक है। देखो यहीं से शुरू होना, ये पहला पद आ रहा है ना यहाँ पर, जब आई कैप बराबर 1 रखोगे और जे कैप बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पर भी 1 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 2, और यहाँ पर कहां से कहां तक हो गया, n तक हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपकी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक गड़बड़ हो जाती है, जब हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारे को आधे ऐसे पद प्राप्त होंगे जो इनमें है ही नहीं। जब भाई समीकरण को खोलेंगे ना, यहाँ पर Q1 का मान 1 रखेंगे, फिर Q1 का मान 2 रखेंगे, तो होता है यहाँ पर Q1 का मान 2 रखेंगे, फिर इसका मान 3 रखेंगे, तो हमारे को वो मतलब क्या मिलेगा, ऐसा कुछ ऐसे पद प्राप्त होंगे जो हमारे को मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो कितने पद होंगे, वो आधे पद होंगे, मतलब आधे पद है वो हमारे को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन होती है ना, तब हमारे को आधे पद नहीं मिलेंगे। तो आधे पद नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ता है, इसमें 1/2 का भाग देना पड़ता है। इसका मतलब कहने का मतलब यू बराबर जाएगा आपका हाफ के समीशन I1 J2 N Q1 I कैप Q1 J1 नहीं लिखना, सॉरी, Q I कैप Q J कैप R I कैप और R J कैप, या सॉरी गलत लिख दिया ना, R I कैप J कैप R I कैप J कैप, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। संपूर्ण जितने भी आवेश n आवेश, तो n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, ये होती है। और यहाँ पर 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि जो ये ऊपर वाला पद लिखा है, इस ऊपर वाले पद को जब हम खोलेंगे तो हमारे को आधे पूरे आधे ऐसे पद प्राप्त होंगे जो यहाँ पर इस जो ये बनाई है इसके अंदर नहीं होंगे, इसलिए हम 1/2 का भाग दे देंगे। ये इंपोर्टेंट बात है, ये छोटी है लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट बात है। और एक यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि आई कैप है वो कभी भी जे कैप के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आई कैप अगर जे कैप के बराबर हो गया तो एक ही बिंदु की मतलब स्थिति वो क्या नहीं होगी, दो स्थितियां नहीं हो सकती, इसलिए आई कैप और जे कैप के बराबर नहीं होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये बताना चाहिए कि ये W3 W4 ये कैसा है, बाकी तो बस आसान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और ये हो गया आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, विद्युत विभव है और विभवांतर, उसके बारे में हमने अच्छे से वो अध्ययन कर लिया। अब हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वो थोड़ा इंपोर्टेंट भी है, बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो उसके अंदर से बोर्ड के एग्जाम है उसके अंदर आते भी है। तो ये आज तक जितना भी है वो आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। और संभवतः हो सकता है 1 या 2 दिनों में आपको है वो एक टेस्ट भी लिया जा सकता है इन तीनों चैप्टरों का। और जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर कोशिश करेंगे कि जो आपके उदाहरण है वो करें हम, और साथ साथ में आपको अंकित प्रश्न भी मिलाते जाने हैं। और अंकित प्रश्नों के आपको क्या करना है, जो नहीं समझ में आ रहे हैं उनको भेजना है, ताकि मेरे को पता चलेगा आपको कौन से नहीं आ रहे हैं। पिछला जो दूसरा चैप्टर था उसका मैंने बोला था, लेकिन मेरे पास में आए नहीं थे, शायद आपने भेजे नहीं होंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे पास में नहीं आए थे, जो भी हो। लेकिन आपको जो तीसरा चैप्टर अभी हमने पढ़ा है उसके आपको एग्जाम्पल तो करवाएंगे, साथ में जो भी आप अंकित प्रश्न कर रहे हो, ठीक है, करोगे आगे करोगे, उनको आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है कि ये मेरे पास में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम स्थिर विद्युत की पूरी पढ़ लेंगे ना, जब हमारे चारों हो जाएंगे,
चार पार्ट हो जाएंगे। स्थिर वैद्युत की होता है उसके अंदर 4 पार्ट है, तो उन 4 पार्टों का अध्ययन करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे तो हमारे को पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आपको हर चीज पता होगी। ठीक है, और आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो बाकी वो हम अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर